नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये भाऊ तोरसेकर का प्रतिवाद नाम का हिंदी यूट्यूब चैनल है। जो भाऊ तोरसेकर को सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते और कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं फिर महाराष्ट्र की राजनीति पर थोड़ी बात करूंगा और इसका कारण साफ है। कारण ये है कि महाराष्ट्र में अचानक से एक राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया और वो बवाल खड़ा करने वाली एक महिला नेता है जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी है, उसकी उपनेता है। महाराष्ट्र विधानमंडल जो है उसकी विधान परिषद में उपसभापति पद पर विराजमान हुई जो शिवसेना नेता है जिनका नाम डॉक्टर नीलम गोर्हे है। उन्होंने कल परसों दिल्ली में जो मराठी साहित्य सम्मेलन हो गया, वहां उनकी एक मुलाकात हो रही थी, इंटरव्यू लिया जा रहा था। उस वक्त कुछ सवाल पूछे गए, उसके जवाब देते देते उन्होंने उद्धव ठाकरे पर इतना बड़ा भारी आरोप कर दिया कि पूरी उबाठा शिवसेना में बवाल खड़ा हो गया, खलबली मची है। नीलम गोरे ने उद्धव ठाकरे की साथ क्यों छोड़ी, ऐसा सवाल जब पूछा गया तब नीलम गोरे ने बोला कि उद्धव ठाकरे पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता को कुछ चांस नहीं देते, अपने पार्टी का टिकट बेचते हैं। ऐसे आरोप आज तक बहुत सारे अन्य पार्टियों पर हुए। कल परसों 10 साल की पार्टी जो है केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, उस पर भी ये आरोप बार बार होते रहे। एक एक करके आरंभ के केजरीवाल के जो साथी थे वो भी उनके साथ छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी परवाह केजरीवाल ने नहीं की और अपने सहित पार्टी की जो पॉपुलैरिटी थी उस पॉपुलैरिटी के आधार पर जो जो पैसा दे सकता है उनको उनको केजरीवाल अपनी ही पार्टी के टिकट बेचते गए। एक तो कल ही मैंने एक वीडियो देखा जिसमें उनके पुराने साथी, आम आदमी पार्टी बनाने वाले साथी बुद्धिजीवी योगेंद्र यादव ने बताया कि जिसके खिलाफ गुंडागर्दी करने का आरोप और एफआईआर आम आदमी पार्टियों के वॉलेंटियर्स ने दर्ज किया था, उसी को केजरीवाल ने विधानसभा का टिकट दे दिया था। तो ये बात जो आरोप नीलम गोरे ने उद्धव ठाकरे पर किया है वो अलग एक ही पार्टी के लिए है ऐसा मानने की कोई जरूरत नहीं। हर पार्टी में ये बात होती है। जब पार्टी में एक सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर तैयार हो जाता है तो वो अपना अधिकार इस्तेमाल करते हुए पूंजी इकट्ठा करना शुरू करता है और पूंजी इकट्ठा करने के लिए जो पैसे वाले किसी भी पार्टी से चुनाव लड़कर पार्लियामेंट या विधानसभा जाना चाहते हैं वो टिकट खरीद लेते हैं, करोड़ों रुपए की कीमत देकर टिकट खरीदते हैं। आपको याद होगा स्वामी प्रसाद मौर्य जो मायावती की बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा में 2017 तक विरोधी नेता रहे, बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा में नेता विपक्ष रहे। ऐसा नेता अचानक 2017 का चुनाव आते आते पार्टी छोड़कर निकला और बीजेपी में शामिल हो गया था। और बीजेपी बीएसपी छोड़ते हुए उन्होंने बहन मायावती पर क्या आरोप लगाया था, बहन जी टिकट बेचती है, ये आरोप लगाया था। और ये भी गलत नहीं था क्योंकि कभी भी मायावती ने उसका इनकार तक नहीं किया या उन पर अपमान की केस भी दायर नहीं की, बदनामी की केस भी नहीं डाली। और जो बात यहां वहां होती है वो हर जगह होती है। आज की भी बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। मुझे लगता है 25-30 साल पहले कर्नाटक विधानसभा के चुनाव थे और उसमें अपना लाडला बेटा जो कोई था उसको विधानसभा का टिकट नहीं मिला, इसलिए कांग्रेस की एक कर्नाटक की बड़ी नेता मार्गारेट अल्वा गुस्सा हो गई थी, जो एक समय कांग्रेस की राज्यपाल रही, कांग्रेस की केंद्र में मंत्री रही, उनकी मां राज्यसभा की वाइस प्रेसिडेंट भी रही है, उपाध्यक्ष रही है, वायोलेट अल्वा। ऐसे मार्गारेट अल्वा ने कांग्रेस हाईकमांड पर यह आरोप लगाया था कि
कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के टिकट बेचे गए। तो बात साफ है दोस्तों, बिल्कुल साफ है, हर पार्टी में होता है। तो नीलम गोरे जो आज महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति है, उन्होंने अगर आरोप लगाया तो वो गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और हम अगर बारीकी से देखें, राज्यसभा में शिवसेना के जो मेंबर रहे, उनके नाम अगर आप ढूंढने की कोशिश करें तो आपको अजीब लगेगा कि मराठी अस्मिता, मराठी भाषा और मराठी अस्मिता पर जो पार्टी बन गई और जिसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, उस मराठी अस्मिता वाली शिवसेना के राज्यसभा के सदस्य कौन थे? संजय निरुपम, प्रीतिश नंदी, कोई एक पटेल थे जो ऑटो राइडर्स कंपनी के मालिक थे, वीडियोकॉन कंपनी के मालिक राजकुमार धूत। ऐसे एक से एक बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपति जो थे वो शिवसेना के राज्यसभा मेंबर बनते थे। क्योंकि राज्यसभा मेंबर होता है, उसको केंद्र के किसी भी मंत्री से डायरेक्टली मिलना आसान हो जाता है। और जो उनको लाइसेंस चाहिए, परमिशन चाहिए, बिजनेस प्रपोजल है, उसकी परमिशन चाहिए, उसके लिए मंत्रियों का मिलना जरूरी होता है। तो किसी दूसरे एमपी के पैर छूने के बजाय ऐसे बिजनेसमैन खुद ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते, तो शिवसेना में ये बात कोई नई नहीं थी। हाँ, एक बात है, सीधे सीधे कोई आरोप नहीं लगाता था, वरना प्रीतिश नंदी या राजकुमार धूत ऐसे लोगों का, या आजकल वो कौन है, प्रियंका चतुर्वेदी, इनका शिवसेना से और शिवसेना की मूवमेंट या पार्टी से डायरेक्ट संबंध क्या था? इन्होंने शिवसेना के लिए इसके पहले क्या किया और आज क्या कर रहे हैं, ये अगर आप ढूंढने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि नीलम गोरे जो आरोप कर रही है वो खोखला आरोप नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है, कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। और इसके बाद जब उन्होंने बोला, उस पर बवाल करने की गलती उबाठा शिवसेना के बहुत सारे नेता कार्यकर्ताओं ने कर दी। जो कोई उद्धव ठाकरे से खुद को लॉयल मानता है, निष्ठावान मानता है, उसने ताबड़तोड़ नीलम गोरे को गाली प्रदान करना शुरू कर दिया। लेकिन वो भूल गए कि जब आप नीलम गोरे को, यानी आरोप करने वाले को गालियां देते हो, तब बहुत सारे लोगों का ध्यान उधर आकर्षित हो जाता है कि नीलम गोरे ऐसा क्या बोल गई कि ये सारे इतने बौखला गए, चिड़चिड़े हो गए, गाली दे रहे। जब उस वक्तव्य की तरफ लोगों का ध्यान जाता है तो उस पर विचार शुरू हो जाता है। अजीब बात यह है कि नीलम गोरे ने जो वक्तव्य किया था उसके बारे में मातोश्री पर गए कुछ पत्रकारों ने डायरेक्टली उद्धव ठाकरे से सवाल किया था, तो उसका सीधा जवाब देने के बजाय उद्धव ठाकरे वो सवाल ही टालने लगे। तो बात साफ है, उनके पास जवाब नहीं है और जवाब होगा भी नहीं। आप क्या बताओगे? आज अगर उद्धव ठाकरे की 127 करोड़ की संपत्ति है या उनके बेटे की कुछ 20-25 करोड़ की संपत्ति है, ऐसा जब बताया जाता है, एफिडेविट किया जाता है चुनाव में, तो सवाल उठेगा कि आपने इतनी सारी संपत्ति कहां से अर्जित की है। कई के शेयर्स हो गए, कई की लैंड प्रॉपर्टी होगी, कोई की फ्लैट वगैरह बंगले की प्रॉपर्टी होगी, तो सवाल पूछा जाएगा कि ये सब संपत्ति आपने किस ढंग से कमाई है। एक तो एक कोई महिला है, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, भिड़े नाम की महिला है, उसने तो हाईकोर्ट में एक अर्जी भी दायर की है कि उद्धव ठाकरे की और उनके परिवार की जो बड़ी भारी संपत्ति है, मालमत्ता है, मिल्कियत है, उसकी इंक्वायरी की जाए कि इन्होंने कहां से। इसका कारण भी यह है कि ये जो भिड़े नाम की महिला है, उनके दादाजी ने एक प्रिंटिंग प्रेस चलाया था, जहां उनकी प्रिंटिंग प्रेस थी मुंबई में, बिल्कुल उसी इंडस्ट्रियल एस्टेट में
बाला साहब ठाकरे और उनके भाई श्रीकांत ठाकरे, उनकी भी एक प्रिंटिंग प्रेस थी जिसको मातोश्री मुद्रणालय बोला जाता था। तो एक इंडस्ट्रियल इस्टेट में दो प्रिंटिंग प्रेस थे, उसमें से एक प्रेस आज भी बस प्रिंटिंग प्रेस बचा है, और दूसरे प्रिंटिंग प्रेस के मालिक ने प्रेस बंद किया। फिर भी उनको इतनी संपत्ति कहां से मिली है, इसने कहां से कमाई की है, इसका जवाब मिलना चाहिए। इसके लिए उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसी अर्जी हाईकोर्ट में इस मैडम भिड़े ने दाखिल की थी। उस पर अभी तक कोर्ट में ज्यादा सुनवाई नहीं हुई है, कुछ हुआ आगे मालूम नहीं। लेकिन ये बात हमेशा शिवसेना के और उद्धव ठाकरे के जो विरोधी है, ये सवाल बार बार पूछते रहे कि आप ऐसा ठाकरे परिवार ऐसा क्या काम करता है, ऐसा कौन सा बिजनेस करता है, ऐसा कौन सा व्यापार करता है जिससे इतनी करोड़ों की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। उसका जवाब आज तक कभी ऑफिशियली नहीं दिया गया। ये मैं इसलिए आज बता रहा हूं कि जब ऐसी हालत होती है, जब आपका हाथ पत्थर के नीचे होता है, तो ज्यादा जबान चलाई नहीं जाती। जब आप आरोप के घेरे में आने की संभावना होती है, तब आरोप अनदेखा करना, अनसुना करना, यही समझदारी की बात होती है। लेकिन समझदारी और उबाटा शिवसेना, इनकी तो बहुत सालों से दुश्मनी है। रोज सुबह उद्धव ठाकरे के लॉयल संजय राउत कुछ ना कुछ बेवकूफी की बातें करते, उसको मीडिया में चल जाता है। तो बिल्कुल यही बात हो गई। और जब एक मराठी चैनल पर इस बात की चर्चा चल रही थी, तब अंजलि दमानिया नाम के एक महिला ने, समाज सेविका ने शिवसेना की प्रवक्ता नेता सुषमा अंधारे को यह सवाल पूछा, तो इनके पास जवाब नहीं था। तो जवाब देने के बजाय वो उल्टे सवाल पूछने लगी कि उद्धव ठाकरे तो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, और बाला साहब ठाकरे रॉयल जिंदगी जीते थे, शाही जिंदगी जीते थे, राजा जैसे जीते थे। तो उनकी जो मिल्कियत है वो अपने आप बेटे को मिल जाती है। तो सवाल ये उठा है कि उद्धव ठाकरे अगर राजा धीराज के बेटे हैं, तो राजा धीराज ने ऐसी कौन सी बादशाहत या सल्तनत चलाई थी कि इतनी प्रचंड संपत्ति उनके पास आ गई। लेकिन उनका सवाल नहीं था। उल्टे उद्धव ठाकरे की प्रवक्ता बोलती है कि आज तक बाला साहब के पास संपत्ति कहां से आई, ये सवाल पूछने की हिम्मत और हिमाकत दूसरे किसी ने नहीं की है। ये जवाब होता है दोस्तों? नहीं जवाब होता। तो इसलिए अगर जो तालाब होता है उसमें पत्थर फेंका जाता है तो लहरें निकल आती है। तो इसलिए अगर नीलम गोरे ने किसी मंच पर यह बात दो चार लाइंस बोल दी थी, उस पर ज्यादा चर्चा होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उनको गाली देते देते उबाठा शिवसेना खुद को ही संकट में लाकर खड़ा कर दी। इसके जिम्मेदार नीलम गोरे होने से ज्यादा उबाठा शिवसेना के नेता प्रवक्ता है। क्योंकि जो बात नीलम गोरे ने कही है, वही बात एक मराठी यूट्यूबर अनिल थत्ते करके है, उन्होंने भी वो बात खुलेआम बोल दी। उन्होंने तो कुछ नाम बताए, राजकुमार धूत या ऐसे कुछ नाम अनिल थत्ते ने ओपनली बोल दिए। तो उस पर बवाल क्यों नहीं हुआ, नीलम गोरे पर बवाल क्यों हो रहा है? ये सोचने की बात है। उद्धव ठाकरे या उबाठा शिवसेना के नेता प्रवक्ता इस पर चिंतन करें कि जो बात ढकी ढकी, छुपाई छुपी नीलम गोरे बोल रही है, उस पर बवाल खड़ा होता है। लेकिन खुले नाम लेकर, आंकड़े बोल लेकर अगर अनिल ठत्ते बोल रहा है, तो उस पर बवाल खड़ा क्यों नहीं होता? क्योंकि अनिल ठत्ते को उबाठा शिवसेना के लॉयलिस्ट या नेता प्रवक्ता गाली नहीं देते, इसलिए उसकी चर्चा नहीं होती। लेकिन नीलम गोरे एक बार बोल गई तो उस पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया, चर्चा और सवाल पूछना शुरू हो गया। क्या जरूरत थी इसकी? अगर नीलम गोरे बोली थी, बोलने दो।
आप चुप रह जाते। उबाठा शिवसेना की तरफ से अगर कोई भी रिएक्शन नहीं आती, प्रतिवाद नहीं होता उसका, तो और बाकी लोगों को बोलने की जरूरत नहीं होती। लेकिन शरद पवार भी इतने चालाक है कि ये मामला उठने के बाद उन्होंने भी नीलम गोरे पर तंज कसा था, लेकिन उसका कारण साफ था। कारण ये था कि ये जो सवाल उठाए जा रहे वो रुकने नहीं चाहिए, इसीलिए तो शरद पवार ने आग में घी डाला था, और हुआ बिल्कुल वैसा ही। और आग भड़कते गई और रुकने का नाम नहीं ले रही है। बात साफ है, नीलम गोरे विधान परिषद की उपाध्यक्ष है, सभा उपसभापति है, उनको तो पूरी सिक्योरिटी मिलेगी। और 2 महीने 1 महीने ये बवाल खड़ा होगा तो उनको तो कुछ होने वाला नहीं। लेकिन जो बदनामी इस बवाल से उद्धव ठाकरे की और उबाठा शिवसेना की होने वाली है, उससे फिर उभर कर खड़ा होना, मुंह दिखाने लायक बनना, ये उद्धव ठाकरे के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। और इसलिए एक बात समझना जरूरी होती है कि कौन सी बात पर प्रतिवाद करना है, रिएक्शन देना है, और किस बात पर चुप बैठना है, अनदेखा अनसुना करना है। राजनीति में यह समझना बहुत जरूरी होता है कि लोग तो बोलते रहेंगे, बोलते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हर बात कोई बोलेगा तो उसका प्रतिवाद करने की या उसको जवाब देने की जरूरत नहीं होती। आप चुप बैठे तो वो बात आहिस्ते आहिस्ते भूली भुलाई जाती है। लेकिन आप हर बात का उल्टा जवाब देना शुरू कर दो तो आप खुद को संकट में ला देते हो, आपको खुद को किसी पिंजरे में, शिकंजे में अटका देते हो। और बिल्कुल वही बात नीलम गोरे, जो एकनाथ शिंदे की पार्टी की उपनेता है, उन्होंने तो सिर्फ शुरुआत की थी, लेकिन पार्टी को उबाठा शिवसेना के कार्यकर्ता प्रवक्ता जो है, जो खुद की लॉयल्टी उद्धव ठाकरे को दिखाना चाहते हैं, उन्होंने ही उद्धव ठाकरे को बड़े संकट में डाल दिया है। क्योंकि ये चर्चा अब रुकेगी ऐसी कोई परिस्थिति दिखाई नहीं देता, माहौल दिखाई नहीं देता। क्योंकि जिनको इसकी चर्चा चाहिए, जो उद्धव ठाकरे के दुश्मन हैं, वो जानबूझकर इसको तड़का देते रहेंगे, इस पर सवाल से पूछते रहेंगे, और जितने सवाल पूछे जाएंगे और जवाब आपके पास अगर नहीं है तो आप फंसते जाते हो। और यही उबाठा शिवसेना की बुरी हालत हो गई है। पहले से ही 2.5 साल से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद उनको छोड़ना पड़ा है, पार्टी टूट गई है, पार्टी का नाम और निशान चला गया है, उससे उभरना मुश्किल हो रहा है। विधानसभा में उनकी बुरी हालत हो गई है चुनाव में, तो पार्टी संवर नहीं रही है। और इतने में नया बवाल उनके ही लोगों ने उनके लिए खड़ा कर दिया है, जिसका जवाब उनके पास नहीं है। और अकेली क्यों, किशोर तिवारी जैसा एक उनका ही नेशनल स्पोक्सपर्सन, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो भी आरोप कर रहा है कि उद्धव ठाकरे अच्छे हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो और नेता है वही वसूली का काम करते हैं। उसमें उन्होंने और कुछ नाम लिए। तो ये माहौल रुकने वाला नहीं है। और ऐसे माहौल में बीएमसी का चुनाव आ जाए तो उद्धव ठाकरे की हालत क्या होगी, उनकी पार्टी की हालत क्या होगी। दुकान पहले से ही डूब गई है, दिवालिया हो गई है। नीलम गोरे के इस एक वक्तव्य ने उद्धव ठाकरे की दुकान पूरी ध्वस्त कर दी है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। मैं यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।